कि आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो उसे धमकाया था उस वजह से वह यहाँ से चली गई हो, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसका राज मुझ पर खुल चुका है तो इसीलिए वो आफत यहाँ से भाग गई हो। अरमान सोचने लगा, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर लूंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान का चेहरा खतरनाक लग रहा था। अरमान को रह रह कर लग रहा था कि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो अरमान सिंघानिया के पूछे बिना बैठ भी जाए। लेकिन यह लड़की अरमान सिंघानिया को बताए बिना ऐसे कैसे जा सकती है? इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगर वाकई इस आफत को किसी ने मेरी जिंदगी में किसी मिशन के तहत भेजा है तो अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। तभी अरमान को अपने जिस्म पर किसी की गहरी नजरें महसूस हुईं। जैसे ही उसने थोड़ा सा साइड में अपनी आईब्रो उठाकर देखा तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मलाइका, जो कि उस वक्त बड़ी गहरी नजरों से अरमान को देख रही थी, अरमान को अपनी तरफ देखते ही वह तुरंत पीछे के साइड में छुप गई, जिसकी वजह से अरमान उसे देख नहीं पाया था। तो मलाइका सोचने लगी कि उसे अब ज्यादा देर तक इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जो लड़की को उसने अरमान सिंघानिया के साथ देखा था उसको तो ऑलरेडी उसे ठिकाने लगा ही दिया है, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए मलाइका रैंडम कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। लेकिन तब तक अरमान ने देव को कह दिया था कि पूरा का पूरा मॉल पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। मेरी मर्जी के बगैर इस मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही अरमान ने ये ऑर्डर दिया, सब उसकी बात मानते हुए अपने अपने काम पर लग गए। और इससे पहले कि मलाइका उस मॉल से बाहर निकल पाती, ठीक उसी वक्त अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे के पूरे मॉल को अपने कब्जे में कर लिया था। और अब जितने भी मॉल में काम करने वाले लोग थे वह सभी एक जगह जमा हो गए थे, और सभी आदमियों को जो जहां था उसे केवल 5 मिनट के अंदर सीधा मॉल का जो फर्स्ट फ्लोर था उन्हें वहां आने के लिए कह दिया गया था। और जल्दी ही जितने भी लोग उस मॉल में मौजूद थे जो शॉपिंग करने के लिए आए थे, साथ साथ जो सेल्स गर्ल और जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ थे, वह सभी नीचे हॉल में जमा हो चुके थे। सब कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्यों हमें इस तरह से यहाँ इकट्ठा किया गया है? क्योंकि अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बंदूकें थीं। बंदूकों के बल पर उन्होंने जल्दी ही सबको नीचे जमा कर लिया था। और तब अरमान ने एक जगह ऊपर 2nd फ्लोर से ही नीचे खड़े हुए सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया था। लेकिन उन सब के बीच आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो वो कहाँ जा सकती है? इस वक्त तो मॉल में कोई भी मौजूद नहीं है। अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉल के हर एरिया में चेक करने के लिए भेज दिया, कहीं कोई रह तो नहीं गया। वहीं मलाइका खून का घूंट पीकर रह गई। जिस तरह से अरमान आस्था को ढूंढ रहा था उसे रह रहकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और वह सोच रही थी कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो उसका बॉस उसे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा पागल हुआ बैठा है। लेकिन सीधे तरीके से वो अरमान से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही वह आस्था के बारे में पूछ सकती थी। वह सिर्फ सीक्रेटली उसका पता लगाना चाहती थी, आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन अब तो उसने सोच लिया था कि अब तो वह लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होगी, क्योंकि उसने सारी चीज अच्छी तरह से पता की थी कि अगर कोई भी इंसान 3 घंटे से ज्यादा उस चेंजिंग रूम में कैद होकर रह जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना मिलने के कारण उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। इस बीच उसकी आंखें हल्के हल्के खुल रही थीं, हल्के हल्के बंद हो रही थीं। वह बुरी तरह से आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान सभी एक जगह इकट्ठे हो गए थे और अरमान के आसपास आकर खड़े हो गए, और चारों का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। अब अरमान खुद अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हो उठा था कि आखिरकार वो लड़की इस तरह से यहाँ से कहाँ जा सकती है। उसे तो मैंने कपड़े चेंज करने के लिए बोला था, और उसके बाद से वह लड़की कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कहीं उसे मेरी कोई बात बूढ़ी तो नहीं लग गई। अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या सोचेंगे? क्या दादाजी उसे कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया और कहने लगा, फटाफट से इस एरिया और चेंजिंग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और चेक करो वो लड़की जब मेरे साथ थी ठीक उसी वक्त की फुटेज चलाओ। अब अरमान ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उसे चेक करने का फैसला किया। अब तो वह सेल्स गर्ल और साथ ही मलाइका दोनों की आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं, क्योंकि वह सेल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सेल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी, तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अरमान के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे सभी के हाथों में बंदूकें थीं और सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। कहीं ना कहीं वह सेल्स गर्ल सोच रही थी कि इस बात का पता चलेगा तो अरमान उसके साथ क्या करेगा, उसे कौन सी सजा देगा, क्योंकि जिस तरह से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं और साथ ही अरमान का खतरनाक ओरा देखकर वह सेल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने तो सोचा था कि आस्था एक मामूली सी लड़की है और जो लड़की उसे इतना ज्यादा पैसा दे रही थी अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसने जलन के मारे उसे बंद करवाना चाहती है, तो बस यही सोचकर उसने उसे वहां पर बंद करवा दिया था। लेकिन अब तो आस्था को इस तरह से ढूंढता हुआ देखकर उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर वह शो हो गई तो तब क्या होगा। अब वह सेल्स गर्ल टांगे खड़े खड़े ही कांप रही थी। मलाइका भी उस सेल्स गर्ल को कहीं नजर नहीं आ रही थी। मलाइका ने अपने चेहरे को कवर कर लिया था ताकि वह सेल्स गर्ल अब मलाइका को देख ना पाए, क्योंकि अपना काम होने के बाद मलाइका उसे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहती थी और वो चुपके से वहां से निकलने की फिराक में थी। वहीं दूसरी ओर जल्द ही अरमान और सभी एक साथ खड़े होकर अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगे और उसमें वह सीन दिखाए जाने लगा जब अरमान ने रैंडम एक ड्रेस उठाकर बिना उस ड्रेस की ओर देखे आस्था को थमा दी थी। वहीं आस्था कभी उस ड्रेस को देखती, फिर अरमान को देखती है और फिर अपने आसपास देख रही थी। तब अरमान ने जैसे ही ये फुटेज देखा एक पल को वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे भी बहुत अजीब सा लगने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने आगे फुटेज देखना शुरू कर दिया। आस्था वो कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ फिर जा रही थी और जल्दी ही वो चेंजिंग रूम में चली गई थी। उसके बाद उस फुटेज में तभी वह सेल्स गर्ल 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद वहां आई थी। उसने अपने आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और जल्दी ही उसने उस चेंजिंग रूम का दरवाजा बाहर से लॉक बंद कर दिया था। अरमान ने और बाकी सब ने जैसे ही ये फुटेज देखा उनकी आंखों से आग बरसने लगी, क्योंकि जब भी कहीं किसी के साथ गलत होता था या फिर इस तरह की हरकत किसी पर होती थी उन चारों का खून अपने आप ही खौलने लग जाया करता था। और अब अरमान ने जल्दी ही उसे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर खतरनाक आवाज में कहा कि मुझे ये लड़की अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। और फिर अरमान जल्दी से उस चेंजिंग रूम की ओर भाग कर गया जहाँ पर आस्था को कैद किया गया था। आस्था जो कि आधी बेहोशी की हालत में थी, अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। और जैसे ही अरमान हड़बड़ाहट से उस चेंजिंग रूम के बाहर गया और तुरंत दरवाजा खोल दिया, आस्था जो कि दरवाजे से पिठ लगाकर बैठी हुई थी, तुरंत बेहोश आस्था का गर्दन उस दरवाजे के खुलते ही बाहर की ओर झूम सी गई थी। और अरमान ने जल्दी से आस्था को गिरने से पहले उसे अपने हाथों में संभाल लिया था। उसकी नजर आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। उसने देखा कि बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी, तुरंत उसका दुपट्टा जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखा था वो तुरंत ही उसके शरीर से सरक गया था। अरमान की आंखों के सामने आस्था का खूबसूरत जिस्म रिवील होने लगा था, लेकिन अरमान ने जल्दी से आस्था को दुपट्टे से फिर से कवर किया, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि फिर से आस्था के कपड़े बदले जा सके।
आस्था के कपड़े बदले जा सके। अरमान ने फटाफट से आस्था को चेक किया, फिर उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए फिर उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और फटाफट से वहां से लेकर बाहर आया जहां पर उसके दोस्त मौजूद थे, और ऑर्डर वाले टोन में कहने लगा, जिसने भी ये सब क्राइम किया है उसे पकड़कर फार्म हाउस पर ले आओ। साथ ही वो अपने दोस्तों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद आस्था को लेकर बाहर की ओर चला गया था। वहीं मलाइका ने जब ये देखा कि अरमान उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर की तरफ जा रहा है, उसने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उसके बड़े बड़े नेल्स उसके हाथों में ढंसने लगे और वह सोचने लगी कि ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये मुझे मेरे अरमान के आसपास भी नजर आई तो इसका इससे भी बुरा हाल करूंगी। अरमान पर सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। जल्दी ही वो भी अरमान के जाने के बाद वहां से बाहर निकलने लगी। क्योंकि आस्था अब मिल चुकी थी तो जल्दी ही पूरे मॉल के दरवाजों को अनब्लॉक कर दिया गया, लेकिन इससे पहले ही उस सेल्स गर्ल को पकड़ लिया गया था, जिसे लेकर वह चारों उसे फार्म हाउस की ओर लेकर रवाना हो चुके थे। वहीं वो सेल्स गर्ल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर ऑलरेडी उन्होंने कपड़ा ढक दिया था और उसके हाथ को पीछे बांध दिया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अरमान सिंघानिया के आदमियों को रोक सके, क्योंकि उस वक्त वहां पर ध्रुव, सुमित, आकाश और देव, आहान पांचों के पांचों बड़े ही खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनमें कोई इमोशन ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और सोचने लगा, बेवकूफ कहीं की, अगर चेंजिंग रूम में बंद था तो क्या ये मुझे फोन नहीं कर सकती थी? और तभी उसे रियलाइज हुआ कि आस्था का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं, ना ही आस्था मंदिर में अपना फोन लेकर गई थी। क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? अगर मैंने ऐसे कपड़े दिए भी थे तो क्या ये मुझे नहीं बता सकती थी कि ये कपड़े वो नहीं पहन पाएगी? कहीं ना कहीं अरमान अपने आप ही सवाल जवाब किया जा रहा था। असल में तो आस्था की ऐसी हालत देखकर वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर गया था और जल्द से जल्द आस्था को होश में आते हुए देखना चाहता था। ऊपर से आस्था के कपड़े जिसमें वह बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से अरमान को अपने जिस्म के अंदर से तपता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर जल्दी ही गाड़ी शहर के मशहूर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी। अरमान ने जल्दी से आस्था को लेकर अस्पताल के अंदर गया और सीधा डॉक्टर रश्मि को उसने आस्था को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर रश्मि एक जानी मानी डॉक्टर में से ही एक थी। अरमान डॉक्टर रश्मि को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि एक समय पर डॉक्टर रश्मि अरमान के साथ पढ़ी थी, तो एक तरह से वो अरमान की क्लासमेट थी और अरमान ने उसे ही आस्था को चेक करने के लिए कहा था। एक पल को रश्मि अरमान के साथ किसी लड़की को देखकर चौंक गई थी, लेकिन जब उसने ये देखा कि अरमान की आंखों में इस लड़की के लिए सिर्फ फिक्र है तो वह हैरान हो गई। अरमान ने उसे सारा मामला समझाया। रश्मि ने फिलहाल अरमान से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था और जल्दी से वह आस्था को ट्रीट करने लगी और जल्दी ही उसने उसे इंजेक्शन दिए, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था और साथ ही उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त आस्था का ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका था और साथ ही उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके सांसें खींच खींच कर आ रही थीं, तो उसे ऑक्सीजन देना जरूरी था। और करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आस्था के हालात अब थोड़े से स्टेबल हुए थे और अरमान अब तक बिना पलकें झुकाए उस वार्ड की तरफ देखता रहा जहां पर आस्था का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। रह रहकर उसे इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी, अगर आज आस्था को कुछ हो गया तो दादाजी को वो क्या जवाब देगा, क्योंकि अपने दादाजी को वह किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता था। देव को फार्म हाउस सेल्स गर्ल के साथ छोड़कर बाकी चारों के चारों भी हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि इस तरह से वह आस्था को अस्पताल में नहीं छोड़ सकते थे और साथ ही उन्हें आस्था की फिक्र हो रही थी। वह सब जानते थे कि अगर उन्होंने अरमान को फोन करके आस्था की जानकारी लेनी चाहिए तो अरमान किसी भी कीमत पर उनका फोन रिसीव नहीं करेगा। इसीलिए वह लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे
और जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर रश्मि अरमान का ट्रीटमेंट कर रही है, तो उन चारों को तसल्ली थी। आस्था को रश्मि अच्छे से ट्रीट करेगी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को भी वो सब अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए असल में डॉक्टर रश्मि आकाश को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी और उसने खुद से आकाश को प्रपोज किया था, लेकिन आकाश ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था और साथ साथ उसे खुद से दूर रहने के लिए भी बोल दिया था। लेकिन डॉक्टर रश्मि ने भी अपने मन में आकाश को पूरी तरह से बैठा रखा था, तो इसीलिए उसने भी शादी न करने का फैसला ले लिया था। वहां थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर रश्मि आस्था को ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर आई। बाहर उसने देखा कि पूरे का पूरा आंखें उसकी आंखों के सामने था और वो हैरानी से आंखें फैलाए हुए सबको देखने लगी। और तब उसकी नजरें आकाश पर आकर ठहर गई थीं। आकाश को इतने ही महीनों के बाद उसने देखा था। जिस दिन आकाश ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तब से लेकर अब तक रश्मि ने आकाश को नहीं देखा था। लेकिन आज कितने महीने के बाद आकाश को अपनी आंखों के सामने देखकर रश्मि अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। लेकिन अभी भी वो आकाश से नाराज थी, तो अपनी नाराजगी की वजह से आकाश को इस वक्त पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अरमान के पूछने से पहले ध्रुव और आहान ने रश्मि से पूछा, रश्मि दीदी, अब भाभी कैसी हैं? अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा कि भाभी कैसी हैं, रश्मि की आंखों में कितने ही सारे सवाल आ गए थे और वह ध्रुव की ओर देखकर कहने लगी, ध्रुव, कौन भाभी? तब ध्रुव कहने लगा, वह आस्था भाभी है जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। रश्मि की आंखों में कितने ही सारे सवाल थे। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह किसकी पत्नी हो सकती है और उसने किस शख्स से शादी की है। तभी आकाश रश्मि से कुछ पूछता, उससे पहले ही सुमित फिक्र भरी आवाज से रश्मि से पूछने लगा, अब आस्था भाभी कैसी है? अब जैसे ही सुमित ने भी भाभी कहकर पुकारा, तब तो रश्मि का दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ सा महसूस होने लगा था, क्योंकि अब केवल आकाश ही बचा था जिसने आस्था को भाभी नहीं बोला था। और अरमान का तो रश्मि को पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी भी शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि रश्मि अरमान को अच्छी तरह से जानती थी। अरमान के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी, तो उसे पता था कि कोई भी लड़की तो अरमान की जिंदगी में आने से पहले 100 बार सोचेगी और कोई लड़की अरमान को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी शादी करेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रश्मि को ये लगा कि शायद इस वक्त अंदर जो लड़की मौजूद है वो आकाश की पत्नी हो सकती है। अब तो रश्मि का दिल अंदर ही अंदर कांप सा गया था। कुछ आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। अब जैसे ही उन चारों ने अरमान समेत रश्मि को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखा, तो वह हैरानी भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगे और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि शायद आस्था को कुछ हो गया है। इसीलिए रश्मि की आंखों में आंसू आ गए हैं। अब तो आकाश रश्मि के आंसू देखकर तड़प गया और कहने लगा, रश्मि, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ क्या हुआ है? आस्था को क्या हुआ है? क्योंकि आकाश अरमान से उम्र में थोड़ा बड़ा था, तो इसीलिए वो आस्था को आस्था कहकर पुकार रहा था। आस्था में उसे अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी और क्योंकि आस्था उसे आकाश भैया कहकर पुकारती थी और सुमित को सुमित भैया, तो इसीलिए वह दोनों उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। लेकिन अब जैसे ही रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी ना सुनकर केवल आस्था सुना, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह सोचने लगी कि आकाश ने शादी कर ली। तुरंत ही रश्मि ने आकाश की बात सुनकर उसे खींचकर एक छांटा उसके मुंह पर दे मारा था। रश्मि के ऐसा करने पर बाकी सब उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। आकाश भी सवाल भरी नजरों से रश्मि की ओर देखने लगा और गुस्से से कहने लगा, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? उस वक्त आकाश को रश्मि के इस तरह से खुद पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ गया था, तो उसने रश्मि को डांटना शुरू कर दिया। तभी रश्मि उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट किया था और तुमने मेरे प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ?
ये सब कहते हुए रश्मि ने जल्दी से आकाश का गिरेबान पकड़ लिया था। ध्रुव और आहान रश्मि को इस तरह से गलतफहमी में आकाश पर हाथ उठाते हुए देखकर, उसका गिरेबान पकड़ते हुए देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगे। और जल्दी ही आहान ने ध्रुव के कानों में कहा, उफ, ये मोहब्बत का थप्पड़। वह दोनों बहुत ज्यादा हंसना चाहते थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो सब खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। रश्मि इस तरह की बात सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया था। आकाश का तो मुंह में ऐसा लग रहा था मानो कि दही जम गई हो। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो रश्मि को ये कह सके कि जो कुछ वो मुझे कह रही है, जो कुछ भी वो सोच रही है, सब गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका आस्था से एक भाई जैसा रिश्ता है। वह उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की थोड़ी सी सख्त आवाज से डॉक्टर रश्मि अपनी सेंस में आई और अपने आंसू को पोंछकर अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। तब अरमान उससे बोला, शी इज नॉट हिज वाइफ, शी इज माई वाइफ, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। कहीं ना कहीं अरमान को रश्मि का इस तरह से आकाश की बीवी कहना काफी अजीब सा लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इसीलिए वो गुस्से से रश्मि से बोल पड़ा, वो आकाश की बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। और फिर उसने पूरे हक से आस्था का नाम लिया, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। जैसे ही रश्मि ने ये सुना, अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और साथ ही साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। ये इसीलिए नहीं हो रहा था कि अरमान ने अभी अभी क्या कहा है, क्योंकि रश्मि ने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान सिंघानिया और शादी दोनों का तो आपस में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। रश्मि ने आकाश की ओर देखा। आकाश लाल सुर्ख आंखों से रश्मि को ही गुस्से से घूर रहा था। आकाश के इस तरह से घूरने पर रश्मि डर गई थी। साथ साथ उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर आकाश की आंखों की आग से जल रहा हो। आहान जल्दी से बोला, रश्मि दीदी प्लीज बताइए, आस्था भाभी की तबीयत अब कैसी है? फिर उसने खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए सबको बताने लगी कि आस्था अब बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। वो जिस जगह पर इतनी देर तक रही थी, वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। और मुस्कुराकर आहान का कंधा थपथपाते हुए रश्मि जल्दी से वहां से निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रश्मि को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर आहान और ध्रुव दोनों हंसे बिना नहीं रह पाए। और आकाश गुस्से से रश्मि के केबिन की ओर जाने लगा था, क्योंकि रश्मि ने जिस तरह से सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वेल, अब जैसे ही रश्मि ने कहा, आस्था अब ठीक है, अरमान ने राहत की सांस ली थी। वहीं अरमान के चेहरे पर इतने सारे भाव देखकर सुमित मन ही मन में मुस्कुरा रहा था और वो समझ चुका था कि शायद उनका डेविल किंग अब ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक आदमी हाथ बांधे हुए वीर रायचंद के ठीक सामने खड़ा हुआ था और वीर गुस्से में उसे घूर रहा था। तब फिर उस आदमी से वीर ने कहा, कुछ पता चला डेविल किंग का? कहाँ है वह? तब उस आदमी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। वह सब अगर उसने अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोला कि डेविल किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। तब भी वीर रायचंद गुस्से से भर उठ खड़ा हुआ और अपनी बंदूक अपने पॉकेट से निकालकर सीधा उसने अपने आदमी के माथे पर लगा ली थी और कहने लगा, आखिरकार कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे? मुझे हर हाल में डेविल किंग और उसकी पूरी गैंग का पता चाहिए। याद रखना, अभी भी वीर रायचंद ने अपने आदमी को गोली नहीं मारी थी। तभी अचानक उसका सेक्रेटरी रंजीत वहां गया था। रंजीत को देखकर वीर उसे घूरने लगा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिर रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, बॉस, वह हमारे इन्फॉर्मर से पता चला, मिस्टर अरमान सिंघानिया की आज जापान के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ और साथ साथ फ्रांस के क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले मेरी एक भरोसेमंद आदमी ने दी है।
अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए और मैं इन दोनों को ही एक बार अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। तब वीर ने रंजीत की ओर देखते हुए कहा, ये बताओ मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है? तब रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली सर, मीटिंग आज दिन में ही थी और वह भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी, लेकिन मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन मिली है कि अरमान सिंघानिया अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में लेकर गया है। जैसे ही वीर ने यह सुना, वह हैरान हो गया और बोलने लगा, मॉल में वाइफ? अरमान सिंघानिया की शादी हो गई? तब वीर रायचंद मन मन में सोचने लगा था कि अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है। उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने तो उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा करवा लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस मामले में मैं इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? क्या मुझे उसकी शादी वाले दिन स्विट्जरलैंड जाना था? काश मैंने खुद को रोक लिया होता, तो आज अरमान सिंघानिया मुझसे नीचे होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मैंने अगवा करवा लिया था, तो वो लड़की अरमान से शादी कैसे कर सकती है? और किसी भी न्यूज में इस बात की खबर नहीं आई है। इट्स स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी रंजीत ने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है। और सर, एक और बात पता चली है। तब वीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या बात पता चली है? सर, ये पता चला है कि अरमान ने एक मामूली सी लड़की से शादी की है, और जिस लड़की से एग्जैक्टली अरमान की शादी होने वाली थी, वह शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई थी। उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपने इज्जत बचाने के लिए किसी और लड़की से अरमान सिंघानिया की शादी करवा दी है। अब जैसे ही वीर ने यह सुना, वह जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसी ही बात है तो इस खबर का हम अब अपने लिए यूज करेंगे, और मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार अरमान को जापान और फ्रांस के प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। ये खबर बम ब्लास्ट जैसी है, जिसे हम कल सुबह अरमान के ऊपर फोड़ेंगे। अब वीर रायचंद मन में सोचने लगा था, भले ही तुमने अपनी शादी बचा ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन यह खबर तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि अरमान सिंघानिया की दुल्हन शादी वाले दिन ही फरार हो गई थी। कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचते हुए वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और फिर रंजीत से बोला, मुझे अरमान सिंघानिया को आज नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं, जो कि छुप कर हम पर वार करता है। बहुत जल्द डेविल किंग को मैं अपनी आंखों के सामने अपने घुटनों पर देखना चाहता हूं। जैसे ही वीर ने यह कहा, रंजीत मन ही मन में बहुत सी बातें सोचने लगा, लेकिन अपनी गर्दन नीचे झुका रखा ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख ना ले। रंजीत फिर सोचने लगा, वीर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग तो एक तरह का तूफान है जो केवल कुछ ही पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि डेविल किंग कितनी ज्यादा खतरनाक मौत दिया करता था। ये बात रंजीत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि डेविल किंग ने वीर रायचंद के कितने सारे आदमियों को बड़े ही बेरहमी और दर्दनाक मौत दी थी। तो इतना ही नहीं, लास्ट टाइम लड़कियों को छुड़वाया था तो जितने भी उनके आदमी थे, उनकी बेरहमी से पिटाई करने के बाद डेविल किंग ने उन सबको जिंदा जला डाला था और खौफनाक मौत देकर मार डाला था। ये बात उस चश्मदीद ने खुद बताई थी जो कि वहां से बचकर निकला था, और उसके बाद वीर रायचंद ने उसकी जान ले ली थी। तो तब से रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बड़ी ही बुरी तरह से बैठ चुका था। इनफैक्ट रंजीत की भी एक बुरी आदत थी, उसे भी लड़कियों के साथ अय्याशी करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन जब से उसने ये देखा कि डेविल किंग लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को कितनी खौफनाक सजा देता है,
तब से उसने लड़कियों से दूरी बना ली थी। वेल, अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डेविल किंग के नाम से डर गया था, तो इसीलिए जल्दी वहां से बाहर निकल चुका था। ज्यादा देर तक वह उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर आस्था को ठीक 30 मिनट के बाद होश आ गया था, और जैसे ही उसे होश आया, उसका ध्यान अपने आसपास की जगह पर गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं, किसी और दुनिया में है, क्योंकि आस्था के दिमाग में इस तरह की बेबुनियाद बातें कहीं ना कहीं बहुत जल्द उसके दिमाग में आ जाती थीं, और वह किसी और ही दुनिया के बारे में सोचने लगती थी। उसने सोचा कि जरूर वो मर चुकी है और स्वर्ग में आ गई है, क्योंकि कहीं से भी उसे ये स्पेशल हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वह अस्पताल के बेस्ट VIP रूम में थी, जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसीलिए वह अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज करा रहे हैं, क्योंकि आस्था के मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही साथ हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। क्योंकि वह कमरा इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो उसे तो यही लगा कि जरूर कृष्ण भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया है और उसका वहां पर वह इलाज करा रहे हैं। आस्था चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी थी, कृष्ण भगवान जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, अपना सपना कैसे पूरा करेंगे, और हमारे नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि दरवाजा खुला, और तभी अरमान सिंघानिया वहां आया। अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गईं। वह सोचने लगी, ये यहाँ क्या? भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन में ये सब सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टी सीधी मुंह बनाने लगी। तभी अरमान वहां आया था और उसके पास खड़े होकर कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? तब आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम स्वर्ग में तो आप हमारा पीछा छोड़ देते। वो दुनिया में कम पड़ गई थी जहाँ हमें परेशान किया करते थे। अब आप यहाँ पर स्वर्ग में भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। अब आस्था ने जैसे ही अपनी मासूमियत में सारी बातें कहीं, अरमान हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हुआ है, अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है। लेकिन इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, तभी उसके ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आहान और सुमित वहां आ गए थे। वह आस्था की ओर देखकर कहने लगे, आस्था भाभी कैसी है? गॉड, आपको होश आ गया, अब आप ठीक तो है ना? तब आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी और सोचने लगी कि ये सब भी मर गए हैं क्या, और सब एक साथ स्वर्ग में आ गए हैं। आस्था को इस तरह से कोई जवाब ना देता हुआ देखकर वह चारों हैरान थे। तभी ध्रुव आस्था को बताने लगा, भाभी आप जानते हैं कि आप मॉल में बेहोश हो गई थीं, इसलिए हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आई होप आप ठीक हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई, कंफ्यूजन में कहने लगी, ये क्या कहा आपने ध्रुव जी? हम अस्पताल में हैं? क्या हम मरे नहीं हैं? क्या हम स्वर्ग में नहीं हैं? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू की, ध्रुव, आहान और सुमित हैरानी से आंखें फाड़कर आस्था को घूर रहे थे। वहीं अरमान मन ही मन में सोचने लगा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें ये अपने मन में सोचने लग जाती है, क्या इसमें अक्ल नहीं है क्या? आस्था को इस तरह से बातें करते सुनकर आहान और ध्रुव अब तक खुद पर कंट्रोल किए हुए थे। अब दोनों का कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं सुमित घूर कर उन्हें देखने लगा था, और फिर सुमित आस्था की ओर बढ़ा और कहने लगा, आस्था, आप इस वक्त स्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि आप हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आपको इन दोनों ने बताया, आप बेहोश हो गई थीं, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। अब प्लीज आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि सुमित अभी आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था, इसीलिए वह उसका नाम ले रहा था। भाभी भी वो कभी कभी बुला दिया करता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। तब जल्दी से आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया
और खुशी से पूछने लगी, सुमित भैया, क्या हम वाकई जिंदा हैं? हमें तो लगा था कि हम अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया कि आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह की बातें कहीं, अरमान इरिटेट हो चुका था, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी से अब दोनों ने हंसना बंद कर दिया था। लेकिन उन मुंह बंद करने के बाद भी उनकी हंसी छूट ही रही थी, जिसकी वजह से उनके पेट हील रहे थे। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं, अभी हमें ठीक लग रहा है। तब अचानक आस्था का ध्यान याद आया कि वह तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में है। हालांकि उसने अपना दुपट्टा लपेट रखा था और अस्पताल की चादर भी उसके ऊपर डाली गई थी, जिसकी वजह से उसके कपड़ा काफी कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन आस्था जल्दी ही अब ये सोचकर कि उसके सामने सभी के सभी मर्द मौजूद हैं, अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया था। वहीं अरमान आस्था को देखकर अब समझ चुका था कि वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है कि जिस तरह से आस्था अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए अरमान ने जल्दी से ध्रुव और आहान की ओर देखते हुए बोला, तुम सब अब बाहर जाओ। और फिर वह सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित, एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अब जैसे ही अचानक से अरमान ने आस्था को आफत कहा, सुमित तो हैरान हो गया था, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं आस्था के हैरानी के मारे आंखें फैल गई थीं और वो चिढ़कर कहने लगी, क्या कहा आपने? आफत? हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं और आप हमें आफत कह रहे हैं। तभी अरमान इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुमने अपनी हरकतें, अपनी बातें देखी क्या? बेवकूफ वाली बातें करती हो तुम, एक नंबर की आफत हो तुम। हाँ, आफत, जब से मेरी जिंदगी में आई हो कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। तब सुमित अरमान के इस तरह के अंदाज और उसकी बातें सुनकर हैरान था और साथ ही साथ वह अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था। और वह सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया, जो कि अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वह बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा था, उसे डांट रहा था क्योंकि अरमान अपने इमोशंस दिखा रहा था। ये देखकर सुमित को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहता था और जल्दी वो वहां से बाहर निकल चुका था। तब सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान कहने लगे, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? ऐसा क्या हुआ है आखिरकार अंदर? सुमित इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। ये देखो कि आकाश कहाँ चला गया है और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। तब ध्रुव ने जल्दी से कहा, वो मैंने कपड़े ले लिए हैं क्योंकि आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद से जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े मैंने ले लिए हैं और साथ के साथ कुछ बैग्स, फुटवियर, कुछ ज्वेलरी, जो भी सेल्स गर्ल्स ने रिकमेंड किया मैंने वह सब खरीद लिया है। अब जो भी उसमें भाभी को पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और वो कपड़े मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, उन्हीं में से कोई एक सूट लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव जल्दी ही गाड़ी की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। उसे बार बार रश्मि सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। बार बार रश्मि सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और वह सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैंने आकाश पर हाथ उठा दिया? क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? कितना गुस्सा हो गया होगा? अब क्या करूं? सोचते हुए रश्मि काफी हद तक परेशान थी। तभी उसके दरवाजे के केबिन पर दस्तक हुई। रश्मि जल्दी से एक फाइल लेकर बैठ गई और उसे चेक करने लगी थी।
क्योंकि वो आस्था की फाइल थी। रश्मि अच्छी तरह से आस्था के केस को देखना चाहती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर अरमान सिंघानिया की बीवी है तो ये लड़की कितनी बड़ी हस्ती है, और वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, तो वह किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। उसने वो फाइल में देखते देखते ही कहा, बोलो क्या काम है? क्योंकि उसे तो लगा था कि कोई ना कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी चीज से रिलेटेड काम के लिए वहां आया होगा। लेकिन जब काफी देर तक केबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया, तो अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। तो उसने आंखें उठाकर देखा कि आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा है। अब तो रश्मि की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी होकर वह धीरे धीरे डर कर पीछे की ओर जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा। और इस बीच वो अपने केबिन की दीवार पर जाकर लग गई थी और आकाश सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। रश्मि को आकाश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो उसने उसके दोस्तों के सामने उस पर हाथ उठा दिया था, तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब रश्मि आकाश के ठीक बराबर साइड से होते हुए निकलने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया था। जब रश्मि दूसरे साइड से जाने लगी, आकाश ने अपना दूसरा हाथ वहां रख दिया था। तो रश्मि डर गई और अब दीवार के सामने वह रश्मि के बेहद करीब खड़ा हुआ था और बड़े ही ध्यान से वह रश्मि के चेहरे को देख रहा था। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी और एक पल को आकाश की नजरें जाकर रश्मि के खूबसूरत लाल होठों पर ठहर गई थीं। तब रश्मि ने जल्दी से कहना शुरू कर दिया, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है। वो बाकी सबने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी बीवी है और मुझे गुस्सा आ गया था। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली, तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ रश्मि के खूबसूरत लाल चेरी जैसे होठों पर था। और जब रश्मि एक साथ लगातार बोल रही थी, अचानक से आकाश ने अपना सब्र का बांध तोड़ दिया और तुरंत उसने अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया था और बड़े ही रूड तरह से उसे किस करने लगा। एक तो आकाश को रश्मि के हाथ उठाए जाने पर गुस्सा था और ऊपर से रश्मि इतनी बकबक सुनकर उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसीलिए उसने बड़ी बूढ़ी तरह से उसे किस करना शुरू कर दिया था। रश्मि अचानक से हुए हमले के लिए रेडी नहीं थी और वह काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। इतना ही नहीं, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी और आकाश न केवल उसे चूम रहा था, बल्कि उसने उसे बाइट्स भी किए थे और रश्मि के होठों से कुछ खून निकलकर आकाश के होठों पर भी लग चुका था। तो उसे किस करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में पूरी तरह से परेशानी होने लगी है, तब जाकर उसने रश्मि को छोड़ा था और एरोगेंट अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझी तुम, वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की कोई इजाजत नहीं है, और तुम हो कि तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सिर्फ उसकी सजा है, इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम। ऐसा कहकर आकाश रश्मि को वार्निंग देता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी रश्मि ने अचानक से आकाश का हाथ पकड़ लिया था और उसके थोड़ा सा करीब जाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है, तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश के और थोड़ा करीब चली गई थी, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थीं और वह हैरानी से रश्मि की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर जस्ट मैड। ऐसा कहकर जल्दी ही आकाश उस कमरे से हड़बड़ाहट से बाहर निकल गया था और बाहर निकलकर उसने गहरी और लंबी सांस ली थी। अब जैसे ही आकाश वहां से बाहर निकला, तब रश्मि अपने होठों को टच करते हुए मुस्कुराने लगी थी।
हालांकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आकाश के साथ मोहब्बत कहीं ज्यादा गहरी थी और वह आकाश के इस तरह से आज उसे किस करने पर मुस्कुराने लगी थी। वहीं ध्रुव, आहान और सुमित जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे, जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। तब ध्रुव हैरानी से आकाश की ओर देखकर कहने लगा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हो जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा था। वहीं ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहान ने ध्रुव को हाई फाई दिया था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। आकाश चिढ़कर कहने लगा, जस्ट शट अप, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो तुम दोनों। ऐसा कहकर जल्दी ही वह वहां से जाने लगा था और फिर पलटकर कहने लगा, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त अस्पताल में हैं। तभी सुमित कुछ याद करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो एक बताना ही भूल गया। ऑलरेडी मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में उनके वार्ड तक भिजवा दिए हैं और अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाएं, क्योंकि काफी देर हो गई है। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के हॉस्पिटल वाली बात को उन्होंने दादाजी से बताने के लिए सख्त मना किया है। तब वह लोग जल्दी ही वहां से निकलकर घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने अरमान को आस्था के लिए एक जोड़ी कपड़े देकर जा चुका था। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आस्था को कैसे बोले कि वह अपने कपड़े चेंज कर सकती है। अब तक आस्था काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था, क्योंकि आस्था को मेडिकल फील्ड में इतनी तो नॉलेज हो चुकी थी कि उसकी हालत अब कैसी है, कैसी नहीं है, खुद को वो जानती थी। अब वो काफी ज्यादा स्टेबल महसूस कर रही थी। अरमान इस वक्त उसके कमरे में नहीं था। वो कपड़े लेकर वो वार्ड के बाहर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि वह किस तरह से आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए बोले। वहीं आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाकर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से वह बेहोश थी तो वह जस्ट देखना चाहती थी कि उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। उसके बाद वह दुपट्टा फिर अच्छे से पहनना चाहती थी ताकि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी को दिखाई ना दे। और आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जस्ट साइड में रखा ही था और उसे लपेटने के लिए ही जा रही थी कि तभी तुरंत अरमान उस वार्ड में आ गया था। और अरमान की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से हीट जनरेट करने लगा था, क्योंकि आस्था उस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक अरमान उसे इस तरह से देखता रहा। हालांकि खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के चक्कर में उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था और रह रहकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा। अरमान खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन तब अचानक आस्था को जैसे ही अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई, उसने तुरंत सामने की ओर देखा और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था बुरी तरह से डर गई थी। जोरों से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको अक्ल नहीं है? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था ने अपने आप को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। फिर आस्था के इस तरह से बोलने पर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और एकदम से आस्था के बेहद करीब चला गया था। इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अब आस्था को लगने लगा कि अरमान उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वह उसके करीब आया है। और अपने आप ही आस्था की आंखें कब बंद हो गईं, उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए थे और फिर कहने लगा, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। समझे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो। यू आर जस्ट माई सर्वेंट। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती। समझ गई ना? अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार,
अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, याद रखना, अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आस्था को ये सब कहता हुआ बाहर निकल गया था और बाहर आकर उसे खुद पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह अभी और इसी वक्त ठंडे पानी से नहीं नहाया, अगर उसने अपने आप को थोड़ा ठंडा नहीं किया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उसका शरीर तप रहा था। इसीलिए जल्दी ही वह अस्पताल के अंदर वीआईपी वार्ड में चला गया था और वहां के शानदार बाथरूम में जाकर शॉवर लेना शुरू कर दिया था। अब अरमान के जाने के बाद आस्था ने अपने सर पर एक टपली मारी और सोचने लगी, ये हमने क्या सोच लिया कि वह हमें किस करने के लिए आ रहे हैं। आखिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें उस मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जरूर उनके पास कोई जादू टोना करने वाला मंत्र है जिसकी वजह से हम उनकी ओर आकर्षित हुए चले जा रहे हैं। और उनके पास तो सही से पेट तक नहीं है। हमने देखा था उस दिन अर्धनग्न हालत में उनका पूरा शरीर एकदम लोहे जैसा लग रहा था। अरमान के 8 पैक एब्स देखने के बाद आस्था को ये लग रहा है कि अरमान के पास तो नॉर्मल पेट यानी शरीर तक नहीं है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इस तरह से देखा था। वो सोच रही थी, हमें लगता है कि वह तो इंसान ही नहीं है, हमें जितना हो सकता है उनसे दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था के दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही थीं, और वह जो मन में आया वो सोच रही थी। फिलहाल जल्दी ही आस्था ने अरमान के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे और इस ड्रेस को देखकर वह थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई थी, क्योंकि भले वो ड्रेस काफी महंगी और स्टाइलिश नजर आ रही थी, लेकिन उसमें पूरी आस्तीन वाला कुर्ता था। लेकिन कम से कम तसल्ली की बात यह थी कि वह कुर्ता उसके घुटनों तक आ रहा था और उसके साथ एक ट्राउजर था। ड्रेस में आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वह हल्के से पिंक कलर का टॉप और व्हाइट ट्राउजर के कॉम्बिनेशन के साथ था, जिसमें आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था ने उसके मैचिंग दुपट्टे को अपने कंधों पर अच्छी तरह से फैला लिया था और खुद को अच्छी तरह से संभालने के बाद आस्था उठ खड़ी हुई। हालांकि उसका सर हल्का हल्का सा चकरा रहा था, लेकिन इतना तो वह जानती थी कि मेडिसिन और हैवी इंजेक्शन देने की वजह से शायद थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसे इस तरह से चक्कर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल वह खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा करने की और ज्यादा ना कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर रश्मि उसके पास आई। डॉक्टर रश्मि के होंठ लाल और सूजे हुए थे। उसने खुद को थोड़े से मेकअप से कवर अप किया था और फिर वह आस्था को देखने के लिए उसके पास आ गई थी। और जैसे उसने आस्था को इस तरह से ड्रेसअप किया देखा, कुछ पल के लिए रश्मि उसकी खूबसूरती देखते रह गई थी और सोचने लगी, वाकई मिस्टर खडूस अरमान सिंघानिया की पसंद कमाल की होगी। भले ही उसने देर से शादी की है और शादी ना करने वाला इंसान शादी कर बैठा, इसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी अपना ईमान खो बैठेगा, और शायद इसीलिए उसने इस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उससे शादी की है। ये सोचते हुए रश्मि कुछ पल के लिए मुस्कुराने लगी थी। रश्मि को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर आस्था हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। शक भरी नजरों से कहने लगी, आप कौन हैं? और आप इस तरह से हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? अब जैसे ही आस्था ने यह सवाल किया, रश्मि तुरंत आगे आई, अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगी, हेलो मिसेस अरमान सिंघानिया, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है और एक्चुअली मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। अब जैसे ही रश्मि ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आस्था ने तुरंत उसका हाथ थामकर उसे गले से लगा लिया था और एक्साइटेड होते हुए कहने लगी, आप डॉक्टर हैं? रियली? आप डॉक्टर हैं? आप जानती हैं, हमें डॉक्टर बहुत पसंद है और हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, और आज आपको अपने सामने देखने के बाद हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारी हैं। ऐसा कहकर आस्था ने तुरंत रश्मि को गले से लगा लिया था और रश्मि पूरी तरह से हैरान हो गई थी। ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ? और फिर आस्था की इस तरह की बातें सुनकर उसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी।
और उसने वापस से आस्था को गले से लगा लिया था और मन ही मन में सोचने लगी, क्या वाकई ये इतनी खतरनाक इंसान की बीवी है? क्योंकि अरमान का एरोगेंट बिहेवियर, साथ ही उसका रूड नेचर के बारे में रश्मि को अच्छी तरह से पता था। तो आस्था के इतने मासूम सवालों को सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इनफैक्ट वह तो आस्था से काफी इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि आस्था से उसे अपनी छोटी बहन जैसी फीलिंग आई थी। लेकिन जब आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि जल्दी उसने थोड़ी देर पहले एक्साइटमेंट में उसने डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया है, तो वह जल्दी से उनसे दूर हटी गई थी और अपने बालों को चेहरे पर से पीछे करते हुए कहने लगी, वो आई एम सॉरी डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने जब आपको देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तब रश्मि ने मुस्कुराते हुए आस्था के गाल को छू लिया और कहने लगी, डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द एक परफेक्ट डॉक्टर बनोगी। तब आस्था मन ही मन में सोचने लगी कि अब हम आपको क्या बताएं, हमारा तो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। तभी डॉक्टर रश्मि आस्था के सामने अपना हाथ लहराते हुए कहने लगी, अरे कहाँ खो गई आप मिसेस सिंघानिया? तब आस्था ने अगले ही पल कहा, कहीं नहीं, हमारी कंडीशन ठीक है ना डॉक्टर? तब रश्मि ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं मिसेस सिंघानिया, और हाँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा कहकर रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। बार बार डॉक्टर रश्मि के मुंह से मिसेस सिंघानिया सुनकर आस्था अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, तो इसीलिए उसने पोलाइटली कहा, डॉक्टर मैडम प्लीज आप हमें मिसेस सिंघानिया मत कहिए ना, आप हमें आस्था कहकर बुलाइए, हमें अच्छा लगेगा। आस्था ने बड़े ही रिक्वेस्ट वाले अंदाज में ये कहा। रश्मि मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओके मिसेस सिंघानिया। अचानक से जैसे ही रश्मि के मुंह से एक बार और मिसेस सिंघानिया निकला, आस्था उसकी ओर आंखें छोटी करके देखने लगी थी। तभी जल्दी से अपनी वॉइस को कनेक्ट करते हुए रश्मि कहने लगी, मेरा मतलब है कि आस्था बहुत प्यारा नाम है आपका। और अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रही थीं कि तभी अरमान वहां आया और अरमान ने जैसे ही आस्था को मुस्कुराते हुए डॉक्टर से बातें करते हुए देखा, वह सोचने लगा, ये लड़की मेरे सामने तो आते ही मैं करने लगती है और एकदम से बकरी बन जाती है, और अब देखो दूसरों से तो हंसकर बातें करती है। तभी अरमान ने वहां आकर अपना थोड़ा सा गला खराशा था और रश्मि से बोला, डॉक्टर रश्मि, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, तुरंत रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, जी यस अरमान, तुम ही इन्हें ले जा सकते हो। डॉक्टर रश्मि ने जैसे ही अरमान का सीधा नाम लिया, आस्था कंफ्यूज्ड हो गई। तब डॉक्टर रश्मि ने आस्था की कंफ्यूजन महसूस कर ली थी। फिर वो आस्था के कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगी, शायद आपको अरमान ने नहीं बताया, मैं आपको बताती हूँ, मैं और अरमान क्लासमेट थे। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये बात बताई, आस्था मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ये भी इस खड़ूस सिंघानिया के क्लासमेट थीं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान की तरह ही लगती है, लेकिन इन्हें देखकर हमें क्यों एकदम भूतों और पिशाचों वाली फीलिंग आती है। आस्था को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और उसे ख्यालों से बाहर निकालने के लिए जल्दी से बोला, मिसेस सिंघानिया, लगता है आपको हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, शायद इसीलिए आप यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हड़बड़ा गई थी और वो जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरमान जी, हम चल रहे हैं। आस्था फिर जल्दी से अरमान के ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी और रश्मि अरमान और आस्था को इस तरह से देखकर मुस्कुरा उठी थी। वहीं अरमान आगे आगे चल रहा था और आस्था उसके ठीक पीछे चल रही थी। तब अरमान को लगा कि उसे आस्था के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। आस्था, जो कि अभी बेड से उठी थी, उसका सर अभी चकरा रहा था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा धीमे धीमे चल रही थी। वहीं अरमान कॉरिडोर से होते हुए जल्दी बाहर आ गया था, और क्योंकि जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे आस्था को पलट कर देखना चाहिए, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आस्था अभी भी अस्पताल के काफी ज्यादा अंदर है। अरमान
और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। सोचने लगा, ये लड़की क्या कोई भी काम में फास्ट नहीं है, इसके चक्कर में कहां फंस गया मैं। ये लड़की एक नंबर की आफत है। और अरमान एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर चला गया और इस बार उसने आस्था का बाजू कसकर पकड़ लिया था और कहने लगा, लगता है तुम्हें धीरे चलने की कुछ ज्यादा ही आदत है, अब चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और जल्दी ही उसे लगभग तेजी से चलते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा था। लेकिन आस्था जो कि बेड से अभी उठी थी तो उसका सर घूम रहा था और अरमान के इतना जल्दी जल्दी लेकर चलने की वजह से उसका वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खोते जा रही थी। अचानक थोड़ा सा आगे आते ही उसे पूरी तरह से चक्कर आ गए थे और वो अरमान की बाहों में ही झूल गई थी। अरमान आस्था को इस तरह से आंखें बंद करते हुए देखकर चौंक गया था और जल्दी से उसने उसे गोद में उठा लिया था। अब एक बार फिर से उसने डॉक्टर रश्मि को आवाज लगा दी थी। डॉक्टर रश्मि, जो कि पहले से ही उन दोनों को देख रही थी, फटाफट से वहां आ गई और कहने लगी, क्या बात है अरमान, इतनी जल्दी ये बेहोश कैसे हो गई? ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था का चेकअप करने लगी और उसने थोड़ा सा पानी आस्था को पिलाया था और उसे एक जगह बैठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी थी। तब अरमान रश्मि से सवाल करने लगा कि क्या हुआ इसे, अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक से बेहोश कैसे हो गई? तभी रश्मि अरमान के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ इसे? क्या किसी बीमार इंसान को कोई इतनी तेजी से पकड़कर लेकर जाता है? और तुम उसे आराम से भी तो अपने साथ लेकर जा सकते हो। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, अरमान थोड़ा सा झेंप सा गया था और फटाफट से कहने लगा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। अरमान जल्दी से रश्मि को वापस भेज देना चाहता था